कौन सोच सकता था कि केरल के हरे भरे मैदानों की एक सुंदर मनमोहक शिक्षिका एक क्रूर पिशाचिनी होगी। 4 पुरुष, 4 परिवारों के स्तंभ बिना कोई सुराग छोड़े एक एक करके गायब हो गए थे। एक आदर्श और गुणी शिक्षिका के नकाब के पीछे एक भयानक अपराध पूरी तरह से छिपा हुआ था। अवैध प्रेम संबंधों के पाप ने उन पुरुषों के लिए एक भयानक मौत की सजा लिख दी थी, जो नए स्वाद के लालची थे। जब तक भाग्य ने साथ देना बंद नहीं किया और सूखे तालाब ने अपनी तलहटी दिखाकर भयानक सच्चाई को उजागर नहीं कर दिया। संगीत। केरल के कोट्टायम जिले के एक गांव सुंदरग्राम में रात स्याही की तरह घनी थी। हवा में केवल झींगुरों की लगातार आवाज और घर के पीछे की छोटी नहर के किनारे ताड़ के पत्तों की सरसराहट थी। राजेश कुमार, लगभग 50 साल का एक आदमी, अपनी युवा और खूबसूरत प्रेमिका स्कूल टीचर प्रिया नायर के साथ आनंद के नशे में डूबा हुआ था। एक साधारण सा घर जो फलों के बागानों के बीच छिपा हुआ था, पिछले 2 महीनों से उनका गुप्त स्वर्ग बना हुआ था। राजेश, एक जाने माने कंस्ट्रक्शन ठेकेदार, शादीशुदा और बच्चों वाला होने के बावजूद इस विवाहिता शिक्षिका के जादुई आकर्षण का विरोध नहीं कर सका था। प्रिया न केवल सुंदर थी, उसकी सुंदरता हर कोण से तीखी और आकर्षक थी, बल्कि उसकी आवाज भी शहद की तरह मीठी थी और उसके हाव भाव इतने शालीन थे कि राजेश जैसा अनुभवी और कठोर आदमी भी उसके आगे पिघल जाता था। आज रात प्यार के जोशीले पलों के बाद प्रेम के नशे में थोड़ी सी ताड़ी स्थानीय ताड़ की शराब की कड़वाहट घुल गई, जिससे राजेश को हल्का महसूस हो रहा था। उसने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और ताज़ी हवा के लिए घर के पीछे बगीचे में चला गया। धुंधली चांदनी पत्तों के बीच से छनकर बगीचे के अंत में स्थित स्थिर तालाब पर पड़ रही थी। लंबे सूखे के कारण तालाब का पानी काफी कम हो गया था, जिससे काली चिपचिपी मिट्टी और मुरझाई हुई जलकुंभी दिखने लगी थी। रात की ठंडी हवा एक अजीब सी ठंडक और तालाब से उठती एक अवर्णनीय सड़ी हुई गंध लेकर आई। राजेश तालाब के किनारे खड़ा था कि अचानक उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मली। जो वह देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। शांत तालाब की सतह से 4 धुंधली काली आकृतियां धीरे धीरे ऊपर उठीं। उनका कोई स्पष्ट आकार नहीं था, लेकिन वे पुरुषों के सिलहूट की तरह लग रहे थे। वे पानी की सतह पर तैर रहे थे, चुपचाप और गतिहीन, लेकिन राजेश को लगा जैसे दर्जनों अदृश्य आंखें उसे घूर रही हैं। फिर उन भूतों की दिशा से एक दर्द भरी कानाफूसी की आवाज आई, जैसे दरवाजे की दरार से सीटी बजाती हवा। मेरी जान लौटा दो, राजेश जोर से चीखा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह सिर घुमाकर घर की ओर भागा। उसका चेहरा खून रहित हो गया था। प्रिया, जो अभी भी अपनी पतली और आकर्षक नाइटी में थी, नींद से झांककर बाहर आई। अपने प्रेमी की घबराई हुई हालत देखकर उसने बस अपनी भौहें सिकोड़ी। उसकी आवाज अभी भी गन्ने की तरह मीठी थी। क्या हुआ राजेश? क्या भूत देख लिया जो इतने डरे हुए हो? राजेश हांफते हुए उस भयानक दृश्य का वर्णन करने लगा जो उसने अभी अभी देखा था। उसने तालाब की ओर इशारा करते हुए कांपती आवाज में कहा, भूत, तालाब में भूत हैं। 4 आदमी। प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। आधी रात में उसकी स्पष्ट हंसी ने राजेश के रोंगटे खड़े कर दिए। वह अपने प्रेमी के पास आई, अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दीं। उसकी मुलायम त्वचा और शरीर की सुगंध ने उसे जल्दी ही शांत कर दिया। आप नशे में हैं, उसने राजेश के कान में फुसफुसाया। शायद ज्यादा पीली है, इसलिए कुछ का कुछ देख रहे हैं। मेरे घर के तालाब में कोई भूत प्रेत नहीं है, शायद पेड़ों की परछाइयां होंगी। चलो हम अंदर चलकर सोते हैं। प्रिया के आलिंगन और दुलार से राजेश का डर धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह वासना ने ले ली। उसने सिर हिलाया, यह विश्वास करते हुए कि वह सिर्फ नशे में था और उसने गलत देखा था। उस खूबसूरत औरत की बाहों ने सारे संदेह दूर कर दिए थे। अगले दिन जब वह अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आया, तब भी तालाब पर तैरते भूतों की छवि राजेश के मन में घूम रही थी। उसने इसे दूर करने की कोशिश की, खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी घर कर गई थी। तभी राजेश का फोन वाइब्रेट हुआ। यह प्रिया का व्हाट्सएप मैसेज था। आज रात फिर से मेरे पास आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज है। यकीन मानो, तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। उस युवा शिक्षिका के उत्तेजक निमंत्रण ने उसके मन में बचे कुचे संदेह को तुरंत मिटा दिया। जिज्ञासा और वासना फिर से भड़क उठी, जो पिछली रात के डर से भी ज्यादा मजबूत थी। राजेश ने जल्दी से जवाब दिया, मैं अभी आता हूं, मेरा इंतजार करना मेरी जान। उस रात राजेश अत्यधिक उत्साह के साथ प्रिया के घर पहुंचा। घर का नजारा हर बार से अलग था।
तेज बिजली की रोशनी के बजाय प्रिया ने केवल कुछ मोमबत्तियां, दिए जलाई थीं, जो एक गर्म और रहस्यमयी पीली रोशनी फैला रही थीं। हवा में अगरबत्ती की हल्की हल्की खुशबू थी। फिर बेडरूम से प्रिया बाहर निकली। राजेश उसे देखकर स्तब्ध रह गया, जैसे उसकी रीढ़ में बिजली का झटका लगा हो। उसके सामने साधारण प्रिया नहीं, बल्कि एक अप्सरा खड़ी थी, जिसने एक शानदार प्राचीन भारतीय पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल एक जटिल जूड़े में बंधे थे, जिसमें चमचमाते हुए गहने लगे थे। उसकी गोरी त्वचा लाल रेशम पर और भी निखर रही थी, जिस पर सोने के धागों से बारीक कढ़ाई की गई थी। पोशाक साहसिक रूप से काटी गई थी, जो शालीनता और आकर्षण का एक घातक मिश्रण थी। उसका चेहरा सावधानी से मेकअप किया गया था। उसके होंठ फूलों की पंखुड़ियों की तरह लाल थे और उसकी आंखें मोहक थीं। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा सीधे पौराणिक कथाओं से निकलकर आई हो। कैसी लग रही हूं मैं आज? प्रिया ने अपनी मधुर आवाज में पूछा, राजेश को अपनी सुंदरता का पूरा नजारा देने के लिए एक चक्कर काटते हुए। राजेश ने मुश्किल से अपनी लार निगली। वह एक भूखे जानवर की तरह अपनी प्रेमिका की ओर झपटा। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। प्रिया, तुम मुझे मार डालोगी। प्रिया रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई। उसने राजेश को धीरे से पीछे धकेला और मेज पर रखे एक सफेद चीनी मिट्टी के प्याले में रखी शराब उठाई। रुको, पहले मेरे साथ यह जाम पियो। इसे हमारी खास सुहागरात समझो। अपनी प्रेमिका की सुंदरता और आकर्षण से अंधा, राजेश ने बिना किसी झिझक के प्याला ले लिया और एक ही घूंट में पी गया। शराब का स्वाद मीठा और सुगंधित था, जो हर बार की ताड़ी से बिल्कुल अलग था। पीते ही राजेश का सिर घूमने लगा। दुनिया उसके चारों ओर नाचने लगी। बेहोश होकर फर्श पर गिरने से पहले वह केवल प्रिया के खूबसूरत चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान देख सका। सब कुछ अंधेरे में डूब गया। 3 दिन निराशा में बीत गए। राजेश कुमार की पत्नी सुनीता आग पर बैठी थी। उसका पति एक आदर्श आदमी नहीं था। वह उसके बाहरी प्रेम संबंधों के बारे में जानती थी, लेकिन वह कभी भी इस तरह रहस्यमय और डरावने तरीके से गायब नहीं हुआ था। फोन बंद था, कोई संदेश नहीं, दोस्तों या सहयोगियों को कोई कॉल नहीं। एक पत्नी के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपनी शर्मिंदगी को दरकिनार कर पुलिस में अपने पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआत में जिला पुलिस ने इसे पति पत्नी के बीच के झगड़े का एक और मामला माना, जिसमें पति कुछ दिनों के लिए घर छोड़कर चला गया हो। हालांकि एक निर्माण ठेकेदार के रूप में राजेश के कई व्यावसायिक संबंध थे, इसलिए उसके गायब होने को अधिक गंभीरता से लिया गया। एक जांच दल का गठन किया गया। उनका पहला कदम टेलीकॉम प्रदाता के साथ सहयोग करके राजेश के सिम कार्ड से सिग्नल को ट्रैक करना था। परिणाम जल्दी ही आ गए और इसने जांचकर्ताओं को हैरान कर दिया। फोन का आखिरी सिग्नल 3 दिन पहले लगभग आधी रात को एक अविश्वसनीय रूप से सटीक स्थान से भेजा गया था। सुंदरग्राम में एक छोटे से एकांत घर के परिसर के भीतर, जो जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, एक युवा लेकिन तेजतर्रार अधिकारी, और इंस्पेक्टर विक्रम राठौर, एक अनुभवी पुलिसकर्मी, तुरंत उस स्थान के लिए रवाना हो गए। एक संकरी लाल मिट्टी की सड़क उन्हें आम और कटहल के रसीले बागानों से होकर ले गई। ग्रामीण इलाकों का शांतिपूर्ण और ताज़ा माहौल एक रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले के तनाव के बिल्कुल विपरीत था। घर उनके सामने प्रकट हुआ, एक साधारण टिन की छत वाला घर, जिसके चारों ओर करीने से कटी हुई हरी झाड़ियों की बाढ़ थी। यह आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा था। इंस्पेक्टर राठौर ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद लकड़ी का दरवाज़ा चरमराते हुए खुला और एक युवा महिला सामने आई। उस पल दोनों पुलिस अधिकारी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह महिला बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता केरल की लड़कियों की तरह सौम्य और गहरी थी। उसने एक साधारण आसमानी रंग का सूती सलवार कमीज पहना हुआ था और उसके लंबे काले बाल लापरवाही से एक जूड़े में बंधे हुए थे, जिससे उसकी लंबी गोरी गर्दन दिखाई दे रही थी। उसका अंडाकार चेहरा, बड़ी काली आंखें जिनमें एक दूर की उदासी थी, फिर भी एक अजीब आकर्षण था। वह प्रिया नायर थी। जी, आप पुलिस वाले किसे ढूंढ रहे हैं? प्रिया की आवाज सुबह के पक्षी के गीत की तरह साफ और कोमल थी। सब इंस्पेक्टर अर्जुन ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए सीधे मुद्दे पर बात की। नमस्ते मैडम, हम जिला पुलिस की जांच शाखा से हैं। असुविधा के लिए खेद है, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रिया ने धीरे से अपनी पलकें झपकाईं, आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, लेकिन घबराई नहीं। जी, कृपया अंदर आइए और पानी पीजिए। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उसने उन्हें अंदर बुलाया, 2 गिलास ठंडा पानी दिया। उसके चलने का तरीका, उसके हाव भाव एक शिक्षित व्यक्ति की शालीनता और लालित्य को दर्शाते थे।
घर अंदर से भी बाहर की तरह ही साधारण था। ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन सब कुछ बहुत करीने से और साफ सुथरे ढंग से व्यवस्थित था। दीवार पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी लटका हुआ था। हम एक नागरिक श्री राजेश कुमार के लापता होने के मामले की जांच कर रहे हैं। क्या आप इस व्यक्ति को जानती हैं? इंस्पेक्टर राठौर ने अपनी तेज नजरों से प्रिया के चेहरे पर हर छोटी सी अभिव्यक्ति को देखते हुए पूछा। प्रिया ने थोड़ा सिर झुकाया, एक पल के लिए सोचा और बहुत स्वाभाविक रूप से भौहें सिकोड़ी। राजेश कुमार जी, यह नाम सुना सुना सा लगता है। ओह, मुझे लगता है कि वह मेरे एक पुराने छात्र राहुल के पिता हैं, लेकिन वह 1 साल से ज्यादा समय पहले स्कूल बदल चुका है। क्या उनके साथ कुछ हुआ है सर? उसका जवाब बिल्कुल तर्कसंगत था। उसने स्वीकार किया कि वह पीड़ित को जानती है, लेकिन चतुराई से उस रिश्ते को अतीत में धकेल दिया और इसे केवल एक शिक्षक अभिभावक संबंध तक सीमित कर दिया। सब इंस्पेक्टर अर्जुन ने तीखे स्वर में कहा। अजीब बात यह है कि लापता होने से पहले श्री राजेश के फोन का आखिरी सिग्नल ठीक आपके घर के इलाके से दर्ज किया गया था। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकती हैं? यह एक सीधा मनोवैज्ञानिक हमला था, लेकिन उसने और भी ज्यादा आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। उसकी बड़ी गोल आंखें और चौड़ी हो गईं, जिनमें भ्रम और मासूमियत का भाव था। सच में? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। पिछले 3 दिनों से मैं घर पर ही पाठ योजना तैयार कर रही हूं और स्कूल जा रही हूं। मैं किसी अजनबी से नहीं मिली। मेरा घर इस नहर के आखिर में है। यहां बहुत कम लोग आते जाते हैं। या हो सकता है कि वह यहां से गुजरे हों और उनके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। उसका स्पष्टीकरण अभी भी त्रुटिहीन था। यह सरल, तर्कसंगत और तकनीकी त्रुटि की संभावना पर आधारित था। उसने खुद को एक पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति, एक ईमानदार नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया, जो अधिकारियों के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने जीवन के बारे में बताया। एक विधवा शिक्षिका जो अकेले रहती है, जिसका जीवन स्कूल और छोटे से बगीचे के इर्द गिर्द घूमता है। उसकी कहानी सच्ची और मार्मिक थी, जिससे सुनने वालों को थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। पूछताछ लगभग 1 घंटे तक चली। इंस्पेक्टर राठौर और सब इंस्पेक्टर अर्जुन ने सभी पेशेवर तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन प्रिया शांत रही। उसने स्पष्ट और सुसंगत रूप से जवाब दिया। उसकी आंखें हमेशा सीधे उनसे मिलती थीं, एक स्पष्ट, पवित्र नजर जिसमें झूठ का कोई निशान नहीं था। उसकी सुंदरता और शांति में एक जादू था, जिससे सबसे तीखे सवाल भी बेअसर हो जाते थे। दोनों पुलिसकर्मी शाम ढलने पर प्रिया के घर से निकले। उन्हें कोई सबूत नहीं मिला और न ही शिक्षिका के बयान में कोई संदिग्ध बात मिली। घर साफ था, कोई असामान्य निशान नहीं था। प्रिया खुद एक आदर्श किला थी, जो मासूमियत और ठोस तर्क से घिरा हुआ था। गाड़ी में बैठकर इंस्पेक्टर राठौर ने आह भरी। शायद लोकेशन में कुछ गड़बड़ी थी। यह शिक्षिका संबंधित नहीं लगती। उसका रिकॉर्ड साफ है और सभी पड़ोसी उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन सब इंस्पेक्टर अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी विचारशील आंखें पीछे छूटते हुए छोटे से घर को देख रही थीं। सर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। वह बहुत ज्यादा आदर्श, बहुत ज्यादा शांत है। कभी कभी यह आदर्श होना ही सबसे बड़ी खामी होती है। प्रिया के घर पर पहली जांच बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई, लेकिन इसने युवा जांचकर्ता के मन में एक गहरा संदेह बो दिया था। राजेश कुमार का मामला एक मृत अंत पर पहुंच गया था। प्रिया के खिलाफ अर्जुन का अस्पष्ट संदेह सबूतों के अभाव में आगे नहीं बढ़ सकता था। जब वे निराश थे, तो उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्र में रहस्यमयी गुमशुदगी की फाइलों को फिर से खंगाला। 4 नाम सामने आए: गोपाल वर्मा, सुरेश पिल्लई, मनोज मेनन और अशोक नायर। उनमें एकमात्र समानता यह थी कि वे सभी मध्यम आयु वर्ग के शादीशुदा पुरुष थे और जीवन से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। लेकिन उनके और प्रिया के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं मिला। तभी रहस्य के घने होते पर्दे के बीच एक अप्रत्याशित जगह से रोशनी की एक किरण आई। पीड़ित की पत्नी सुनीता अपने दुहक और गुस्से में चुपचाप नहीं बैठी। एक पत्नी के अंतर्ज्ञान से उसे विश्वास था कि मामले की कुंजी उसके पति के अवैध संबंध में है। वह टेलीकॉम कंपनी के पास गई और अपने पति के नाम पर एक डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी करने का अनुरोध किया। नया सिम अपने फोन में डालकर उसने उसका व्हाट्सएप अकाउंट बहाल कर लिया। उसकी आंखों के सामने पाप की एक पूरी दुनिया खुल गई। उसके पति और प्रिया के बीच सैकड़ों कामुक और अश्लील संदेश एक गहरे अवैध संबंध का अकाट्य प्रमाण थे। लेकिन जिस चीज ने सुनीता के पैरों तले जमीन खिसका दी, वे उस फेटफुल सुबह भेजे गए अंतिम संदेश थे। राजेश ने अपने एक करीबी दोस्त को विस्तार से बताया था कि वह शिक्षिका के घर के पीछे तालाब में भूत देखकर कितना डर गया था,
4 आदमियों की तैरती हुई आकृतियां और जान लौटा 2 की कानाफूसी। जब सुनीता ने पुलिस को यह बताया तो भूतिया तालाब और 4 भूतों की संख्या का विवरण जांचकर्ताओं की रीढ़ में बिजली की तरह दौड़ गया। सभी बिखरे हुए टुकड़े अचानक एक भयावह तरीके से पूरी तरह से फिट हो गए। प्रिया नायर ने पीड़ित के साथ अपने रिश्ते के बारे में सफेद झूठ बोला था और तालाब का विवरण जिसे उसने छिपाया था पहले से लापता 4 पुरुषों की संख्या के साथ भयानक रूप से मेल खाता था। प्रिया नायर के आवास की तत्काल तलाशी का वारंट तुरंत जारी कर दिया गया। एक बड़ी टीम जिसमें क्राइम ब्रांच, सशस्त्र पुलिस और फोरेंसिक टीम शामिल थी, रात में चुपके से रवाना हुई। इस बार वे बयान लेने नहीं बल्कि सच्चाई खोजने आए थे। जब पुलिस का काफिला भोर से ठीक पहले उस छोटे से घर के पास पहुंचा तो एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। घर में अंधेरा था, दरवाजा बंद था। सब इंस्पेक्टर अर्जुन को एक बुरी आहट हुई। कई बार दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब न मिलने पर टीम ने ताला तोड़ दिया और अंदर घुस गई। घर खाली था, सामान अभी भी वहीं था, लेकिन वह जा चुकी थी। मेज पर चाय के कप जो उन्होंने एक दिन पहले पिए थे अभी भी वहीं रखे थे। प्रिया नायर गायब हो गई थी। चालाक लोमड़ी ने खतरा सूंघ लिया था और पहली पूछताछ के ठीक बाद भाग गई थी। अब सारा ध्यान बगीचे के अंत में स्थित उस स्थिर तालाब पर केंद्रित हो गया। एक उच्च क्षमता वाला पानी का पंप लाया गया जिसने सुबह की शांति को भंग कर दिया। अपघटन की तीव्र दुर्गंध के साथ गंदा काला पानी बाहर निकाला जाने लगा। धीरे धीरे तालाब की तलहटी सामने आ गई जिसमें मोटी चिपचिपी मिट्टी की एक परत थी। फोरेंसिक टीम ने अपना काम शुरू किया और फिर सबसे भयानक बात हुई। काली मिट्टी के नीचे से एक मानव पैर की हड्डी बाहर निकाली गई, फिर एक पसली का टुकड़ा और फिर एक मानव खोपड़ी जिसकी आंखें खाली थीं। नरक से एक मूक अभियोग। जैसे जैसे वे खोजते गए उन्हें बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई और हड्डियां मिलीं। यह एक सामूहिक कब्र थी। उस खूबसूरत शिक्षिका के घर के पीछे का शांत तालाब एक भयानक कब्रगाह था। बाद में डीएनए परीक्षण के परिणामों ने अंतिम उत्तर दिया। राजेश कुमार और 4 अन्य दुर्भाग्यशाली पुरुषों सहित 5 लापता पीड़ितों के अवशेषों से डीएनए पूरी तरह से मेल खाता था। उस शैतान शिक्षिका का आदर्श मुखौटा टूटकर बिखर गया था। भयानक अपराध उजागर हो गया था, लेकिन अपराधी देवदूत के वेश में राक्षसी बहुत दूर भाग चुकी थी। जैसे ही तालाब की भयानक सच्चाई सामने आई और प्रिया नायर के लापता होने की पुष्टि हुई, एक विशेष राष्ट्रव्यापी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। एक सौम्य मुस्कान और स्पष्ट आंखों वाली शिक्षिका की तस्वीर अब सभी मीडिया चैनलों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन नीचे लाल अक्षरों में लिखा था, अत्यधिक खतरनाक। प्रिया नायर का पीछा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वह कोई साधारण अपराधी नहीं थी। उसने साबित कर दिया था कि वह एक बहुत ही उच्च आईक्यू वाली, मनोविज्ञान की विशेषज्ञ और पुलिस को चकमा देने में माहिर थी। जांचकर्ताओं ने उसके भागने के मार्ग का पता लगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया। एक ऑटो रिक्शा चालक को याद आया कि जिस दोपहर 2 पुलिसकर्मी शिक्षिका के घर से निकले थे, उसके ठीक बाद उसने एक खूबसूरत युवा महिला को कोट्टायम के मुख्य बस अड्डे तक पहुंचाया था, जिसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था और एक छोटा बैग ले रखा था। सीसीटीवी फुटेज में प्रिया दिखाई दी। उसने अलग कपड़े पहने हुए थे, एक टोपी और धूप का चश्मा लगाया हुआ था और भीड़ में घुल मिल गई थी। प्रिया ने गोवा जाने वाली बस का टिकट खरीदा था। गोवा हजारों होटलों, गेस्ट हाउसों और बड़ी संख्या में पर्यटकों वाला एक हलचल भरा तटीय शहर खोज का केंद्र बन गया। यह छिपने के लिए एक आदर्श स्थान था। जैसा कि अनुमान था, जीवित रहने और छिपने के लिए प्रिया निश्चित रूप से एक नए शिकार, एक अस्थायी सहारे की तलाश करेगी। और गोवा पहुंचने के ठीक 2 दिन बाद एक गेस्ट हाउस के मालिक से एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। उसने बताया कि उसके एक किराएदार, एक नाव मैकेनिक, पिछले 2 दिनों से एक रहस्यमयी खूबसूरत अजनबी महिला के साथ घूम रहा था। उस महिला का विवरण टेलीविजन पर प्रसारित हो रहे विशेष वांछित अपराधी से बहुत मिलता जुलता था। कमरा एक संकरी गली में था, जिसे तुरंत सादे कपड़ों में पुलिस ने घेर लिया। उस रात जब पूरी गली सो रही थी, विशेष टीम को कार्रवाई का आदेश मिला। कमरे का दरवाजा एक झटके में तोड़ दिया गया और फिर बेडरूम में एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। एकमात्र बिस्तर पर प्रिया नायर एक बड़े आदमी के साथ लिपटती हुई थी। देश भर में जिसकी तलाश थी, वह खूनी कातिल अपने छठे संभावित शिकार के साथ प्रेम करते हुए पकड़ी गई। जब ठंडी हथकड़ी उसकी कलाई पर लगी तो प्रिया ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपने प्रेमी को, जो अभी अभी मौत के मुंह से बचा था, एक भावहीन नजर से देखा। शैतान शिक्षिका का पलायन समाप्त हो गया था। पूछताछ कक्ष में प्रिया घंटों तक चुप रही। सबूतों का पहाड़ उसके खिलाफ था,
लेकिन उसने न तो कबूल किया और न ही इनकार किया। अंत में एक बूढ़े जांचकर्ता ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है प्रिया, सच्चाई का सामना करने का। सब कुछ बता दो, पीड़ितों के लिए और खुद के लिए भी। उसकी बात प्रिया की ठंडी आत्मा के किसी कोने को छू गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसके होंठ एक फीकी कड़वी मुस्कान में बदल गए। थक गई हूं, उसने 2 शब्द कहे। उसकी आवाज कर्कश थी, मैं बहुत थक गई हूं। और फिर जैसे कोई बांध टूट गया हो, प्रिया ने बोलना शुरू कर दिया। उसने शांति से, ठंडक से और स्पष्ट रूप से बात की, जैसे किसी और की कहानी सुना रही हो। क्या आप विश्वास करेंगे, कभी एक प्रिया नायर थी जो केवल एक शांतिपूर्ण जीवन, एक प्यार करने वाला पति और प्यारे बच्चे चाहती थी। उसने अपने मृत अतीत की ओर देखते हुए शुरू किया। 5 साल पहले मैंने सुरेश से शादी की थी। वह मेरा पहला प्यार था, मेरी पूरी दुनिया। हमारा पहला साल बहुत खुशहाल था। जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं, तो मुझे लगा कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली महिला हूं। लेकिन फिर नरक शुरू हुआ। सुरेश बदल गया। वह देर रात घर आने लगा, हमेशा शराब और दूसरी औरतों के इत्र की महक में डूबा रहता था। उसका अफेयर था। प्रिया की आवाज थोड़ी कांप गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी ठंडक वापस पा ली। उस फेटफुल रात मैं 6 महीने की गर्भवती थी। मुझे कुछ जटिलताएं थीं। डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से आराम करने की सलाह दी थी। लेकिन सुरेश फिर भी अपनी प्रेमिका के साथ शराब पीने चला गया। आधी रात को मुझे असहनीय दर्द होने लगा। मैं मदद के लिए फोन करने की कोशिश में उठी, लेकिन फर्श गीला था। मैं बहुत बुरी तरह से गिरी। खून पूरे फर्श पर फैल गया। मुझे बस अपने शरीर और आत्मा को फाड़ देने वाला दर्द याद है, और अपने अजन्मे बच्चे की छवि जो मेरे शरीर से निकल गई। मैं लगभग मर गई थी। जब मैं अस्पताल में जागी, तो मैंने सबसे पहले अपनी मां को देखा, मेरे पति को नहीं। सुरेश कभी नहीं आया। उसने एक फोन कॉल नहीं किया, एक संदेश नहीं भेजा। जब मैं अस्पताल से खाली घर लौटी, तो मुझे पता चला कि वह सारे पैसे लेकर अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया था। मुझे एक टूटे हुए शरीर, एक बिखर चुकी आत्मा और एक भारी अस्पताल के बिल के साथ छोड़ गया। उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि मेरा पुराना स्व, जो प्यार और वफादारी में विश्वास करता था, मेरे बच्चे के साथ मर चुका था। उस विश्वासघात की राख से एक दूसरे व्यक्ति का जन्म हुआ। प्रिया ने आगे कहा। उसकी आंखें अब चाकू की तरह तेज थीं। मैंने खुद से पूछा कि मुझे यह सब क्यों सहना पड़ा। क्यों बुरे, वासना के भूखे पुरुष, जो अपने परिवारों को रौंदते हैं, खुशी से जी सकते हैं? मैंने फैसला किया कि मैं अब शिकार नहीं बनूंगी, मैं शिकारी बनूंगी। मैं न केवल सुरेश से, बल्कि उसके जैसे सभी पुरुषों से बदला लूंगी। मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। मैंने अपनी शिक्षिका की मामूली तनख्वाह को खुद पर निवेश किया। मैंने जिम जाना शुरू किया, अपनी त्वचा की देखभाल की, मेकअप करना सीखा और सबसे आकर्षक तरीके से कपड़े पहनना सीखा। मैंने अपने शरीर को एक हथियार में बदल दिया, और मेरा लक्ष्य थे शादीशुदा पुरुष, मेरे ही छात्रों के पिता। मेरा तरीका बहुत सरल था। मैं उनके बच्चों की खराब पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्हें अकेले में मिलने के लिए बुलाती। उस निजी स्थान में मैं अपने आकर्षण के सभी कौशल का उपयोग करती। मीठी बातें, आकस्मिक स्पर्श, आधे अधूरे कपड़े। कोई भी आदमी विरोध नहीं कर पाता था। जब शिकार जाल में फंस जाता, तो मैं उन्हें एक एटीएम बना देती। बदले में उन्हें एक युवा, खूबसूरत शिक्षिका के साथ जोशीली रातें मिलती। जब मैं उनका सारा पैसा निकाल लेती या जब मैं ऊब जाती, तो मैं अपना काम करती। आखिरी पार्टी हमेशा सबसे जोशीली रात होती थी। उसके बाद भारी मात्रा में नशीली दवा वाली एक गिलास शराब। जब वे बेहोश हो जाते, तो मैं उनसे निपटती। घर के पीछे का तालाब उनका अंतिम विश्राम स्थल था। राजेश कुमार 5वां शिकार था, और मेरी गलती भी प्रिया ने बिना किसी पछतावे के स्वीकार किया। वह भी पहले वालों की तरह ही था, लेकिन उस साल सूखे के कारण सब कुछ गड़बड़ाने लगा। तालाब का पानी कम हो रहा था। उस रात उसने बगीचे में जाकर भूत देखने का दावा किया। मैं जानती थी कि वे भूत नहीं थे, बल्कि सच्चाई कीचड़ से ऊपर आ रही थी। उसने शक करना शुरू कर दिया था। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ सकती थी। मैंने उसे अगली रात के लिए बुलाया। उसे लुभाने के लिए एक अप्सरा का वेश बनाया। वह आसानी से जाल में फंस गया, लेकिन जल्दबाजी में और शायद इतने सारे सफल मामलों के बाद के अहंकार में मैंने एक घातक गलती कर दी। मैं यह जांचना भूल गई कि उसने अपना फोन बंद किया था या नहीं। उसी बेवकूफ़ी भरे लोकेशन सिग्नल ने आप लोगों को मेरे घर तक पहुंचाया, और जब आप बयान लेने आए, तो मैं समझ गई कि खेल खत्म हो गया है। कुछ महीने बाद प्रिया नायर का मुकदमा चला, जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। अदालत कक्ष लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कटघरे में
प्रिया शांत और भावहीन बनी रही। उसने अपने सभी अपराधों को शांति से स्वीकार कर लिया, यह देखते हुए कि प्रतिवादी का कृत्य विशेष रूप से गंभीर था, कई लोगों की जान लेना और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अदालत ने प्रिया नायर को सर्वोच्च सजा, मृत्युदंड सुनाई। सजा सुनाई गई, जो उन अक्षम्य अपराधों के लिए एक उचित दंड था, जिसने केरल के न्यायिक इतिहास के सबसे भयावह मामलों में से एक को समाप्त कर दिया। शैतान शिक्षिका का मामला समाप्त हो गया, लेकिन जो सबक यह छोड़ गया वह हमेशा रहेगा। त्रासदी की शुरुआत वैवाहिक विश्वासघात से हुई, जिसने घृणा को पाला और एक इंसान को राक्षस में बदल दिया। यह उन सभी के लिए एक गहरी चेतावनी है जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं और परिवार के मूल्य को कम आंकते हैं, क्योंकि हर पाप की कीमत चुकानी पड़ती है और कभी कभी विश्वासघात की कीमत जान से भी ज्यादा होती है।